अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, ये क्लास 11 फिजिक्स का रावलपिंडी बोर्ड का ग्रुप 2 का पेपर है। कल का पेपर है। मैं लेट हो गया हूँ। मुझे ये पेपर मिल नहीं रहा था, और जहाँ से मिला वो काफ़ी जो है मिटा हुआ था और काफ़ी बुरी कंडीशन में था। तो ये फिर सारे का सारा मुझे खुद से टाइप करना पड़ा। तो मैंने वहाँ से डायग्राम कॉपी कर ली, बाकी मैंने सारा टाइप किया। फिर इसके आंसर्स है, कुछ एमसीक्यूज वाकई टफ थे। उनके आंसर्स फिर मैंने इधर उधर से जो है ना वो ढूंढे। तो रात को लेट हो गया था। फिर मैंने कहा चलो सुबह जो है ना मैं वीडियो बनाता हूँ। तो डिस्कस करते हैं ये एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यू है, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ फ्रिंजेस व्हेन वेवलेंथ इज इंक्रीज्ड। देखिए, जो फ्रिंजेस होती है ना, फ्रिंजेस एक होती है फ्रिंज स्पेसिंग। ठीक है, वो फ्रिंज स्पेसिंग क्या होती है भला? ये फ्रिंजेस होती है ना, जैसे एक ये फ्रिंज है, एक ये है, एक ये है। अब इनके बीच में स्पेसिंग की जो जगह है ना, स्पेसिंग की वाली जो फ्रिंज स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग, इस स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है डी नीचे होता है, लेमडा एल ऊपर होता है। अच्छा, जो फ्रिंज स्पेसिंग होती है ना, वो लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर आप वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ेगी, और आप वेवलेंथ कम करेंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग कम होगी। तो यहाँ ना उसने जरा घुमा दी है बात, उसने क्वांटिटी ऑफ फ्रिंजेस की बात की है। भाई, अगर फ्रिंजेस के दरमियान गैप ज्यादा होगा तो फ्रिंजेस क्या हो जाएंगी? थोड़ी हो जाएंगी ना। ठीक है, अब जगह जो है आपके पास, सपोज जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक जगह है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इसके दरमियान फ्रिंजेस आनी है। तो अगर आप लेमडा को कम कर देंगे, फ्रिंजेस करीब करीब हो जाएंगी ऐसे, तो ज्यादा हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये जहन में रखें कि जब आप वेव लेंथ को बढ़ाएंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ जाएगी। फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ जाने की वजह से आपकी जो नंबर ऑफ फ्रिंजेस है या क्वांटिटी ऑफ फ्रिंजेस है वो कम हो जाएगी। इसका जो आंसर है वो है डिक्रीज्ड। मैंने देखा है कहीं पे कुछ लोगों ने इंक्रीज लगाया हुआ है। हाँ, अगर ये क्वांटिटी ऑफ फ्रिंजेस ना होती, ये अगर जो है ना फ्रिंजेस स्पेसिंग होती, फिर तो वाकई बढ़ जाना था। ठीक है, इसमें जरा सा उन्होंने जो है ना वो टेक्निकल बना दिया इस क्वेश्चन को। काफी सारे लोगों ने जो है ना मिस्टेक की होगी। और मैं ये देख रहा हूँ कि जो ग्रुप 1 का पेपर था वो रिलेटिवली इजी था। इसमें इन्होंने कुछ ज्यादा ही ये वाले देखे, जैसे ये एमसीक्यू है, बड़ा लंबा सा बना दिया इन्होंने। अच्छा, कहते हैं सेकंड एमसीक्यू है, व्हाट डू यू सजेस्ट अबाउट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बात हो रही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। when angle of incidence rays increase continuously from critical angle। देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है ना? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि ये जनाब, जैसे ऐसे जो है ना, यहाँ से हम, ये हमारी वेज आ रही है, ये एक मीडियम है, सपोज m1 है और ये m2 है। आपकी जो है ना जो वेव है वो ये वाला एंगल बना रही है, ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल बना रही है, यहाँ आती है और बिल्कुल सीधी नहीं जाती। ठीक है ना? ये थोड़ी सी बेंड हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसका अब ये वाला एंगल आपने बढ़ा दिया तो ये और बेंड हो गई, ये और एंगल बढ़ा दिया तो ये ऐसे बेंड। अब ये एक वक्त आता है कि ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, ये नहीं है, सॉरी, ये है परपेंडिकुलर, इसके साथ ये एंगल होता है। यहाँ हमारे पास यहाँ हमारे पास ये वाला एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ ये एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट हो रही है, दूसरे मीडियम में जा रही है, एंगल चेंज कर रही है। तो अगर हम ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे, ऐसे बढ़ाते जाएंगे, अब ये कर दिया है,
तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये ऐसा हो जाएगा कि आपका इतना ज्यादा हो जाएगा ये, कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा वो, कि उधर नहीं जाएगी, दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, इसी मीडियम, दोनों मीडियम की बाउंड्री पे ऐसे जो है ना आ जाएगी आपकी वेव। ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री का एंगल बनाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है कि ये सारी की सारी जो लाइट है, ये दूसरे मीडियम में जाने के बजाय वापस इस मीडियम में आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि ये जो लाइट जा रही थी ये वापस आ जाए, तो आपका जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। तो आमतौर पे सपोज मैं कहता हूँ यार 44 डिग्री जो ना क्रिटिकल एंगल था, तो अब क्रिटिकल एंगल जो होता है, 44 डिग्री क्रिटिकल एंगल था, तो इसका मतलब है 44 डिग्री में तो ये ना उधर जाएगी ना वापस आएगी ना उस दूसरी मीडियम में जाएगी, तो ये बीच में 90 का एंगल बनाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लाइट है वो वापस आ जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, तो फिर आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अब ये भाई साहब, इस भाई साहब ने ये क्वेश्चन जो बनाया है, जिसने भी, अल्लाह खुश रखे उसे, उसने बनाया कि अगर हम इंक्रीज करें उसको, इंसिडेंस एंगल को इंक्रीज करें कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम क्रिटिकल एंगल, तो भाई जब आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये अगर 44 डिग्री है, जो भी है क्रिटिकल एंगल, जो भी इसकी वैल्यू है, अगर हम इसी इसकी वैल्यू को क्रिटिकल एंगल से बढ़ाएंगे, तो हमारी जो लाइट है वो वापस उसी मीडियम में वापस आना शुरू हो जाएगी। फिर जो एंगल यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस था, वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, वो रिफ्लेक्ट हो रही है वापस, रिफ्लेक्ट सही है, वापस आ रही है। तो अब अगर मैं बढ़ाता जाऊंगा, सपोज अगर मैं यहाँ पे 60 करूंगा तो ये भी 60 हो जाएगा, मैं इसको 70 करूंगा वो भी 70 हो जाएगा, मैं इसको 80 करूंगा वो भी 80 हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि अगर हम इंक्रीज करें कॉन्टिन्यूसली अपने जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसको अगर हम इंक्रीज करें कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम क्रिटिकल एंगल, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी इंक्रीज होगा टुवर्ड्स इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, इंटरफेस की तरफ जाएगा और वो इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे इसके अलावा कोई वो था नहीं, अब यहाँ पे ये डिग्रीज वाली कहानी तो थी नहीं। क्यों? इसलिए कि जब अगर आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस आ रही है, ऐसे वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, तो एंगल जो एंगल आपका इंसिडेंस का होगा, वही एंगल आपका जो है रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा। क्यों? क्योंकि ये तो शर्त है रिफ्लेक्शन की, इस रिफ्लेक्शन की शर्त है कि अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे, तो एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्टेड एंगल है, वो भी बढ़ेगा। इसमें और कोई ऑप्शन ये नहीं हो सकता चेंज। क्यों भाई, क्यों चेंज नहीं आएगी? नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, चेंज आएगी। अगर आप क्रिटिकल एंगल के बाद सिर्फ फर्क क्या होता है, जो क्रिटिकल एंगल होता है उस पे आपकी लाइट ना उधर जा रही होती है ना इधर आ रही होती है, वो 90 का एंगल बना रही होती है, उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अच्छा, क्यों अहमियत क्यों है क्रिटिकल एंगल की? क्योंकि अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, तो आपकी जो लाइट है वो वापस आना शुरू हो जाती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जब आपका क्रिटिकल एंगल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शुरू हो गई, आपकी लाइट वापस आना शुरू हो गई। तो जब रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस आ रही है, तो फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करेगी। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो क्रिटिकल एंगल भी बढ़ेगा। चलिए, आई थिंक इस एमसीक्यू पे काफी हो गई ये बात, ज्यादा हो गई है जो है ना। अब चलते हैं जनाब जो है ना बाकी एमसीक्यूज पर भी। अच्छा जी, अगला एमसीक्यू है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मैं इसको जरा सा नीचे कर दूं,
which one of the following parameters is kept constant in order to compare two specific heats of thermodynamic system? अच्छा, दो स्पेसिफिक हीट है ना, एक सीपी है और एक सीवी है, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। इसकी वैल्यू जब निकालते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर और इसकी वैल्यू निकालते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, इसमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। लेकिन वो कह रहा है वो कौन सा पैरामीटर है जो दोनों के लिए, जब दोनों को हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो दोनों के लिए जो है ना हम कांस्टेंट रखते हैं, वो कौन सा पैरामीटर है? जाहिर है इसके लिए प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और इसके लिए वॉल्यूम वॉल्यूम को। तो ये तो अलग अलग है। एक और फैक्टर भी है जो दोनों के लिए सेम है और वो फैक्टर है इंटरनल एनर्जी। हम क्या करते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रख के सीपी मालूम करते हैं, लेकिन वहां पे हम जब सीपी मालूम कर रहे होते हैं प्रेशर को कांस्टेंट रख के, तो तब हम इंटरनल एनर्जी को जो है ना सेम रखते हैं। इसी तरीके से जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे वी कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हम सी की वैल्यू मालूम करते हैं, तब भी हम इंटरनल एनर्जी को उतना ही रखते हैं जितना जो है ना सीपी की दफा थी। तो जब दोनों की इनकी वैल्यूज मालूम हो जाती हैं, तो जब हम इसमें से इसको निकालते हैं, सीपी में से सीवी को निकालते हैं, तो पता चलता है क्या है, आर आ गया। सीपी माइनस सीवी जो है उसका जो आंसर है वो आर के इक्वल आता है। ठीक है जी। तो जब भी हम ये सीपी और सीवी मालूम करते हैं तो कॉमन फैक्टर जो है दोनों के दरमियान जिसे हम कांस्टेंट रखते हैं, एक्सक्यूज मी, तो वो जो है इंटरनल एनर्जी। द इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू गैमा इज पीवी की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट होल्ड्स गुड एडियाबैटिक प्रोसेस। ये मैं लिखा हुआ है आपकी बुक में कि पीवी की पावर गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट कब होती है, जब ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। अच्छा जी, अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, पांचवा। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये वेलोसिटी है जी, ये अनसर्टेनिटी है वेलोसिटी में 1%, और मास में जो अनसर्टेनिटी है वो है 2%। काइनेटिक एनर्जी में हमने अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ को तो ऐसे रहने दो। एम एम की क्या है जी? एम की है 2%। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जनाब जो है 2%, और इसे हाफ की कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, एम की जगह मैंने एम की परसेंटेज लिखी है, फिर मैंने प्लस किया, जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, और वेलोसिटी की जो है ना परसेंटेज क्या है, 1%। तो ये आ गया जी 2%, प्लस इसको मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट खोलें तो ये भी आ गया 2%, तो कितना हो गया, 4%। बेसिकली जब हम अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं परसेंटेज वाली को, तो जो चीजें, जो फार्मूला है जिसमें फार्मूले में जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको जो है ना उनकी अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं। तो ये जो 1/2 है ये तो कोफिशिएंट था, इसकी अहमियत नहीं है। एम की अनसर्टेनिटी 2% है, और ये वी स्क्वायर है ना, तो वी स्क्वायर का जो 2 है वो शुरू में आ जाएगा, जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई होती है, तो वी स्क्वायर का 2 शुरू में आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर जो है ना वी की अनसर्टेनिटी की आ जाएगी 1%। तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2% आ गया। 2% और 2%, 4% जो है ना ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना। सपोज, अगर सपोज मैं कहता हूँ यार कि मेरा फार्मूला होता एम स्क्वायर वी क्यू, तो ये जो 2 था, इस 2 को मैं शुरू में लिखता और यहाँ रखता एम की परसेंटेज, फिर मैं क्या करता, प्लस लिखता, फिर 3 लिखता, और यहाँ पे मैं लिखता वी की अनसर्टेनिटी, यहाँ लिखता एम की अनसर्टेनिटी। जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, और इन सब की जो अनसर्टेनिटीज है वो प्लस होती है। तो ये बहुत आसान था। आगे है डायमेंशन वाला है, ये क्वेश्चन भी जो है ना जी का है। तो आपका फार्मूला क्या था? फार्मूला आपका है एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर कर लो या डी स्क्वायर कर लो। तो
जी की वैल्यू निकालनी है तो आपका एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू कैपिटल जी। ये आ गया। आप पहले यूनिट निकाल लो फिर डायमेंशन आराम से निकल जाएगी। तो मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला लिखा और जी को मैंने वहीं छोड़ा। आर स्क्वायर डिवाइड में था, उसको सामने मल्टीप्लाई कर दिया, और m1 m2 वहाँ ऊपर मल्टीप्लाई थे वो नीचे आ गए। अब ये जो f है, f किसके इक्वल है, f इक्वल होता है ma के। जब भी मैं तो f की जब भी मालूम करता हूँ ना, ma लिखता हूँ f की जगह। और ये जनाब जो है ना आपका आर स्क्वायर है अपॉन m1 m2। एक m से एक m को काट लो, मैथ्स है ना, ये भी मैथ्स है, ये भी मैथ्स है, ये काट लो। अच्छा अब जरा लिखो यहाँ पे, ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो है ना उसका होता है LT-2, और जो r है उसका होता है L स्क्वायर, और नीचे जो m है उसका है m। तो ये m जब ऊपर आएगा तो m की पावर -1 हो जाएगा। l और l स्क्वायर मिलके l क्यूब हो गए, और t की पावर -2। ठीक है जी, तो m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। मैंने क्या किया, पहले ये g के लिए जो फॉर्मूला था वो लिखा, फिर मैंने g को अलग किया। जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड पे लेकर आओ, अब उसको राइट साइड पे अकेला छोड़ दो, बाकी सब चीजों को इधर ले आओ। जो चीज डिवाइड हो रही है उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो मल्टीप्लाई हो रही है उसको डिवाइड कर दो। फिर इनकी जगह मैंने क्या रखा है, f की जगह, f किसकी इक्वल होता है ma के, तो m से एक m को मैंने काट दिया। बाकी जो चीजें हैं, a की डायमेंशन क्या होती है LT-2, r क्या है, रेडियस है या लेंथ है, इसकी डायमेंशन क्या होती है L स्क्वायर, m की क्या होती है कैपिटल M। इस m को ऊपर ले आया, m की पावर -1 हो गया, तो ये आपके जो है ना ऑप्शन बी आ गया आपका करेक्ट। बहुत डिम था पेपर जो है ना, मुझे नजर नहीं आ रहा था। ये पहले ये मैंने आंसर गलत लिखा हुआ था, लेकिन पहले जब मैंने इसको सॉल्व किया ना फिर ये आंसर आया, तो तब मैंने इस आंसर को भी ठीक किया। अच्छा, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। भाई जब हम वेक्टर एडिशन करते हैं ना, हमारे पास दो वेक्टर होते हैं, कंपोनेंट होते हैं एफ एक्स और एफ वाई। सही है, हम इस एफ एक्स और एफ वाई को क्या करते हैं, जब ऐड करते हैं ना, तो हम मालूम करते हैं, एफ मालूम करते हैं जिसका ये फार्मूला आता है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और थीटा मालूम करते हैं, इसका फार्मूला आता है टेन इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। ये दो फार्मूले जब हम मालूम करते हैं, हमें एफ एक्स और एफ वाई पता होते हैं, ये दो फार्मूले मालूम करते हैं, तो इसको हम कहते हैं वेक्टर एडिशन। यानी एक तरह से ये रिजल्टेंट होता है और ये एंगल होता है, ये मैग्नीट्यूड होता है, ये डायरेक्शन होती है। ठीक है। अच्छा, इसका रिवर्स प्रोसेस क्या है, इसका रिवर्स प्रोसेस क्या है, ये है कि अब अगर मैं आपको फर्स्ट करें कि ए की एफ दे दूं और ये थीटा दे दूं, तो अब आपको क्या मालूम करना है, अब आपको एफ एक्स और एफ वाई मालूम करना है। तो अब ये एफ को, एफ से एफ एक्स, एफ और थीटा से एफ एक्स और एफ वाई मालूम करना, इसको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। ये जिस बंदे ने भी एमसीक्यू बनाया है, उसने जो है ना ये लिखा है वेक्टर एडिशन, और यहाँ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कह के ना बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। आप ये भी तो देखो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कोई चीज थोड़ी है। अब बेसिकली आपके जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वेक्टर में, एक वेक्टर एडिशन है और एक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। ठीक है। वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं, एफ एक्स और एफ वाई से एफ और थीटा मालूम करते हैं, एफ एक्स और एफ वाई, एफ और थीटा। तो इन दोनों से यहाँ आने का जो प्रोसेस है, एफ एक्स और एफ वाई से एफ थीटा मालूम करने का जो प्रोसेस है, उसको कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और एफ और थीटा से एफ एक्स और एफ वाई मालूम करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो भाई सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी होती होगी, लेकिन जो प्रोसेस है ना, एक वेक्टर एडिशन है और एक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। ये आंसर है इसका, उसका ऑपोजिट ये है, अमल के हिसाब से जो हम काम करें। द एंगल, इसका वो कहता है कि ये जो है ना ए एक्स आई माइनस ए वाई जी, ये जो है ना विद एक्स एक्सिस, इसका एंगल क्या होगा, किसके बीच में होगा इसका एंगल। तो भाई यहाँ से क्वाड्रेंट मालूम कर लो। यहाँ पे हमारे पास इस तरह बनाओ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, ये दीवार है इसकी, और वाई की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू नेगेटिव, ये दीवार है। तो ये दो दीवारें किसकी हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की दीवारें हैं। ये एंगल 270 डिग्री है और ये जो है ना 360 डिग्री है। पहला क्वाड्रेंट होता है, ये जो 0 to 90 है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आपका जो है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एंगल आ रहा है ये वाला।
मुझे कैसे पता चला? बहुत आसान है। अगर ये दोनों वैल्यूज प्लस होती, एक्स की वैल्यू भी प्लस होती, वाई की भी प्लस होती, तो मैं कहता यार ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती तो मैं कहता ये एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की पॉजिटिव है, तो फिर तुम्हें ये कहता कि भाईजान ये जो है ना सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है? 90 से लेकर 180 तक होता है। तो मैंने तो यहाँ पे ये इनकी वैल्यूज देखी है। तो ऐसे ही ये बनाओ, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है ये रही, वाई की नेगेटिव है ये रही, ये दोनों दीवारें किसकी हैं? इस क्वाड्रेंट की हैं। इस क्वाड्रेंट में ये 0 लिखो, यहाँ 90 लिखो, यहाँ 180 लिखो, यहाँ 270 लिखो, और यहाँ दोबारा 360 आ गया पूरे एक चक्कर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है? 270 से 360, ये आंसर है। अच्छा जी। हाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वर्टिकली थ्रोन बॉल वेरीज विद टाइम। ये देखो, ये ग्राफ बनाया है भाई। इस ग्राफ को सिर्फ देख के ना, आंखें खोल के इस ग्राफ को खुली आंखों से देखो, और फिर इस क्वेश्चन को पढ़ो, तो आपको समझ आएगा कि इतना हलवा एमसीक्यू तो हो ही नहीं सकता। ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है। वो कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे चेंज हो रही है, वेरी कर रही है। तो यार आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा कि ये टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, पहले डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही थी? डिस्प्लेसमेंट पहले ज्यादा हो रही थी और फिर कम हो रही है। हाउ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वर्टिकली थ्रोन बॉल। ऊपर जो हम बॉल फेंकते हैं उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? पहले वो हमसे दूर जा रही होती है, ऊपर की तरफ दूर जा रही होती है हमसे, फिर कहीं जाके रुक जाती है और फिर वापस हमारे करीब आ रही होती है। तो फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। ये यहाँ से भी पता चल रहा है। ये देखिए, जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? बढ़ रही है। और फिर यहाँ से जब नीचे आ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है। इतना आसान तो था ये वैसे, पर चलो। अच्छा, what is the value of force required to break one's head covered with skin and hairs? ये मेरा ख्याल है, मुझे जहाँ तक याद है, रात को मैंने निशान लगाया था बुक में ढूंढना, ये 57 नंबर पेज है मेरा ख्याल है। 57 नंबर पेज पे जो है ना, ये वो बना हुआ है साइड बॉक्स, उसमें लिखा हुआ है 50 न्यूटन। रट्टा है। इसमें समझने वाली क्या क्या बात है? बस बॉक्स में लिखा है, याद कर लो। अच्छा जी, अगला है के ऑफ अ बॉडी विद कांस्टेंट mass m has a relation with momentum। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का जो मोमेंटम के साथ रिलेशन है, वो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी स्क्वायर के, मोमेंटम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में जो है ना, वो होता है ना हाफ एम वी स्क्वायर, और इसमें जो मोमेंटम है, मोमेंटम होता है एम वी। तो इसमें वी स्क्वायर है ना, तो इसका भी अगर वी स्क्वायर बनाना है ना, इसको वी स्क्वायर बनाना है, तो पर इसका जो है ना, मुझे भी ज्यादा बनी है, या रात को मैंने जो है ना जल्दी में ढूंढा, भी टाइम नहीं है कि मैं इसको प्रूव कर सकूं। लेकिन काइनेटिक एनर्जी है जो है वो बी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने यही गुमान इसमें किया है, यही सोच के किया है। वैसे तो मुझे, मैंने कहीं से आंसर ढूंढा है इसका। तो इस पी में जो है ना, पी में क्या होता है? एम वी होता है ना। तो मैंने, ये तो के ही है ना, तो इसका अगर ये वी स्क्वायर है, इसको भी वी स्क्वायर करना है, तो ये ना इसका पूरे का स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो पी स्क्वायर, ये सोच के। लेकिन इसका इनफैक्ट कोई प्रूव होगा, जो बाद में मैं इंशाल्लाह जो है ना कभी इस वीडियो बनाऊंगा। इफ अ कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म स्पीड, ये 2 मीटर पर सेकंड क्या है? ये वी है। ये क्या है? ये आर है। और एंगुलर वेलोसिटी जो है ना, ये है ओमेगा। मुझे वी और आर दिया हुआ है, ओमेगा मालूम करना है। भाई फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर मुझे ओमेगा मालूम करना है तो मैं इस आर को यहाँ नीचे लेके आऊंगा। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। मुझे ओमेगा मालूम करना है, एंगुलर वेलोसिटी। आर वहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ वैल्यूज पुट करूंगा, वी की जगह वी की वैल्यू पुट करूंगा 0.4, और आर की जगह आर की वैल्यू पुट करूंगा 2।
नहीं, गलत पुट कर दी है वैल्यू, सॉरी। v है 2 और r है 0.4। तो जब 2 को 0.4 से डिवाइड करेंगे, ये पॉइंट हटाएं, ऊपर 0 लगा दें, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 रेडियंस पर सेकेंड आंसर आ गया। ठीक है जी, फिर बता रहा हूँ, ऊपर v लिखना है 2, नीचे r लिखना है 0.4। कैलकुलेटर पकड़े, 2 को 0.4 से डिवाइड करें तब भी आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर नहीं पकड़ना तो ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो लग जाएगा ऊपर पर, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर जो होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr² होता है। आई थिंक ये पहले पेपर में भी आया है। व्हाट डू यू सजेस्ट अबाउट पैरामीटर 1/2 rho v square फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइसेस। ये जो है ना आपके बर्नौलीज इक्वेशन वगैरह जो है, फ्लूइड वाला चैप्टर है, वहाँ ये प्रूव हुआ है कि P1 माइनस P2 जो है ना, हाफ रॉ v स्क्वायर की इक्वल है। तो ये प्रेशर है, प्रेशर से रिलेटेड है ये। अच्छा जी, ये प्रेशर के मुतालिक है। अच्छा, बस 3 MCQ रह गया। द यूनिट ऑफ डैश इज सेम एज द दैट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है हम लिखते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू, बल्कि नहीं, F इज इक्वल टू kx कर दो यार। तो k की यूनिट हम लिखते हैं F अपॉन x। F की जगह न्यूटन, x की जगह मीटर, ये k की यूनिट निकालते हैं। ठीक है। तो जो सरफेस टेंशन है, अब मुझे इसका, आप इसकी बात है सरफेस टेंशन का, तो मुझे फार्मूला भी याद नहीं है, लेकिन इस सरफेस टेंशन का अगर फार्मूला याद हो आपको और आप इसकी निकालें यूनिट, तो उसकी भी यही निकलेगी, न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन है क्यों उसकी, अच्छा, मैंने क्यों सरफेस टेंशन की, टॉर्क है ना, टॉर्क जो है वो क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। सही है। तो आर की जगह जो है ना, एफ की जगह रखिए न्यूटन, आर की जगह रखिए मीटर, तो ये तो न्यूटन मीटर है, न्यूटन अपॉन मीटर नहीं है, ये नहीं है, इसका आंसर ये नहीं है। वर्क, वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। सही है। फोर्स की होती है न्यूटन, डिस्टेंस की होती है मीटर, ये भी नहीं है। प्रेशर, प्रेशर होता है पी जो है प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। एफ की जगह न्यूटन रखा और एरिया की जगह मीटर स्क्वायर रखा, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर ये भी नहीं है। जब भाई ये तीन नहीं है तो फिर यही बची। मैंने तो इस तरह किया है इस क्वेश्चन को, मैंने, क्योंकि इसकी मुझे इजी है मालूम करना, इसकी इजी है, इसकी इजी है, इसका मुझे फॉर्मूला ही याद नहीं है। तो जब तीन चार आंसर थे, तीन मुझे कंफर्म हो गया कि तीन नहीं है, तो फिर यही है। ये भी हमारे टीचर ने हमें मेथड बताया कि अगर आपको ठीक आंसर ना बताओ तो आप देखो कि कौन से आंसर गलत है। अगर आपको रॉन्ग आंसर्स पता चल जाएंगे तो पीछे एक या दो ही बचेंगे। अभी मुझे पता चला ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, तो पीछे यही बच गया ना। अच्छा, which of the following parameter remains constant when light waves transmitted to a denser medium from a rare medium। अच्छा जी, अगर आपकी लाइट वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो कौन सा पैरामीटर है जो उसका सेम रहता है, तो भाई फ्रीक्वेंसी सेम रहती है उसकी। वेवलेंथ चेंज हो सकती है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, इंटेंसिटी चेंज हो सकती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है उसकी। when two identical waves are superimposed, the velocity of the resultant wave। भाई अगर ये दो जब भी दो वेव्स है ना, एक जैसी वेव्स हैं, ये दो वेव्स हैं, तो ये सुपर इम्पोज हो गई, एक ये वेव, एक ये वेव है, तो ये अब इसमें ऐड हो गए, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ये वेव स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन जहां तक बात है वेलोसिटी की, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। जब वेव्स आपस में सुपर इम्पोज होती हैं तो या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। जैसे एक ये है और एक ये है, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगी और ये एक दूसरे को ऐड करेंगी। यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस होती है जब आइडेंटिकल वेव्स जो है ना सुपर इम्पोज होती है, लेकिन उसके नतीजे में जो वेलोसिटी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रिमेन्स कांस्टेंट आंसर है इसका।
तो चलें ठीक है जी, डिस्कस हो गया। मैंने अभी सुबह फजर की नमाज पढ़ के मैंने कहा पहले मैं ये वीडियो बना दूं और फिर दोबारा सो जाऊं। तो ये क्योंकि अब ये ना हो कि किसी आप में से किसी का भी सुबह पेपर हो या सेकंड शिफ्ट में हो, जो भी है। क्योंकि कुछ रात को कमेंट्स आए थे पहली वीडियो पे कि इसके भी बना दें। वैसे मेरा इरादा था बनाने का, लेकिन मेरे का तो ये था कि मैंने आराम से कल बनाऊंगा। लेकिन फिर जब वो मैंने मैसेजेस देखे तो मुझे ये लगा कि शायद हो सकता है कोई बच्चे ऐसे भी हों जिनका आज पेपर हो। तो फिर इसलिए मैंने फिर रात को मैं तकरीबन 1:30 बजे तक बैठा रहा हूँ इसके, ये टाइपिंग करता रहा हूँ। टाइप ये सारा वो पेपर देख के, वो डिम था पेपर। पर चले, अल्लाह करे कि आपको ये सारे जो हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए, अल्लाह करे आपको समझ आ गई हो सबकी। तो चले, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।